हेलो क्लास, हेलो दोस्तों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो हाउ आर यू एंड हाउ इज योर डे गोइंग। आप लोग कैसे हैं, आप लोगों का दिन कैसा जा रहा है, एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स गिवन बिलो। प्लीज डू दैट थिंग। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वांट टू लेट यू नो अबाउट माई सेल्फ। सो आई एम शिवम कौशिक, योर फ्रेंड ब्रदर वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस टू वीडियोस देख रखे होंगे, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है ऑफ दिस सीरीज, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जो दिसंबर 2022 में जो एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था ना, टीयर 1 मैथमेटिक्स, उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे साथ में मिलके कर रहे हैं। सो दैट थिंग वी आर डूइंग, एंड देयर इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, डू वन थिंग क्लास, एवरीवन प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू नीडी वंस। जिन लोगों की इसकी जरूरत है ना, डू शेयर दिस थिंग, ओके। एंड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सभी लोगों को पता है। बेसिकली हमने सिर्फ 2 तक तो पेपर देख लिया है। फर्स्ट दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसका सिर्फ 2 तक हमने सॉल्यूशन तो कर लिया है। इट्स टाइम फॉर सिर्फ 3। ओके, अब हम लोग सिर्फ 3 का सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। जो भी क्वेश्चंस अच्छे लगे, जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे, प्लीज मेक अ नोट इन द कॉपी ऑफ दैट। So let's start discussing the questions as always. So let's see. पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन इज कि the simple interest on a certain sum for 3 years at 14% per annum interest rate is 4200 less than the simple interest on the same sum for 5 years at the same rate. Okay. इन्होंने क्या बोला है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 14% की वार्षिक दर से जो साधारण ब्याज है ना, वो समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों के साधारण ब्याज से 4200 रुपए कम है। नो प्रॉब्लम। तो लेट्स से कि जो सम है ना, पहले मैं इस सम को यहाँ पे पी एज्यूम कर लेता हूँ। ओके, तो लेट्स से 5 वर्षों में इसे क्या यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता हूँ ना, जो 5 वर्षों में इसे ब्याज मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, वो मिलने वाला है P5R%। ये मिलने वाला है। ओके, और 3 वर्षों में कितना मिलने वाला है, इट इज P3R%। ओके, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो इन्होंने कितना बता रखा है, इसके बीच के डिफरेंस इन्होंने बता रखा है 4200 के इक्वल। ओके, ये डिफरेंस इन्होंने 4200 के इक्वल तो बता रखा है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आप यहाँ पे P को कॉमन ले लो। ओके, टेक P कॉमन। सो 5R% को मैं क्या लिख सकता हूँ, इट वुड बी 5R/100 माइनस 3R% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3R/100। और ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ये वैल्यू इक्वल हो गई 4200 के। ओके, सो डू वन थिंग, अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ, सो यू कैन सी इट वुड बी p टाइम्स ऑफ 5 माइनस 3, दैट वुड बी 2r। r की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है ना, 14% पर एनम। क्योंकि अगर 1 साल के लिए होता तो p r% होता, 2 साल के लिए तो p 2r% होता, 3 के लिए p 3r%, 4 के लिए p 4r%, बट इन्होंने तो 5 और 3 के केस में बोला है, सो वी हैव डिड दैट थिंग ओनली। तो ये आ जाएगा 2r, r की वैल्यू क्या है 14। सो पुट ओवर हेयर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट इज अपॉन 100 एंड इट इज इक्वल्स टू 4200। ओके, सो अगर मैं इसे कैंसिल करता हूँ ना, सो 14 टाइम्स ऑफ 3 इज 42, 300, 2 से कैंसिल करेंगे इट वुड बी 150 ओनली। ओके, तो अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूँ, सो डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इट वुड बी 150 मल्टीप्लाइड विथ 100, दैट इज 15,000। ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। सो क्लास आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, सिंपल हमने ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लिया पीआरटी अपॉन 100 वाला, एंड वी हैव सॉल्व दिस वन। ओके, बहुत सिंपल है। ओके, इसमें कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं है। लेट्स सी, अगला क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ टाइम एंड वर्क। तो क्वेश्चन ने दिया है दैट इफ 450 men कैन फिनिश कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अपार्टमेंट इन 20 days, देन हाउ मेनी men आर नीडेड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 days। मतलब कि 450 लोग हैं और वो एक अपार्टमेंट का जो निर्माण का काम है ना, वो 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सेम वर्क को अगर 30 लोग करेंगे, 30 दिनों में पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। सो वी आर नोइंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क, m1d1 इक्वल्स टू m2d2, राइट। m1 क्या है, नंबर ऑफ मेन वन मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ डेज इन फर्स्ट केस, इट इज इक्वल्स टू m2d2। तो मैं वो वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। तो पहले केस में कितने मेन है यहाँ पे, दे आर 450 मेन। सो 450 मेन, और उनको कितना टाइम लग रहा है, उनको 20 डेज लग रहा है। और अगले केस में मुझे नंबर ऑफ मीन्स कितने होने वाले हैं, लेट्स से उसे मैं x एज्यूम कर लेता हूं, और उनको कितना दिन लगने वाला है, 30 दिन लगने वाला है। सो लेट्स सॉल्व नाउ। सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ऑन डिवाइडिंग इट बाय 3 इट वुड बी 150 ओनली। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 150 into 2 दैट इज 300। आई थिंक इट इज ऑल्सो क्लियर, वेरी सिंपल, हमने बस ये कॉन्सेप्ट लगा दिया, m1d1 इक्वल्स टू m2d2, ऑप्शन नंबर 2।
सो आई थिंक क्वेश्चंस क्लियर हैं और मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चल रहा हूँ हर क्वेश्चन का. सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन एनी ऑफ द प्रॉब्लम ना, सो डू वन थिंग, प्लीज पिंग मी इन द कमेंट्स एंड फॉर सो आई विल मेक अ शॉर्ट्स ऑन दैट. ओके, मैं आपको शॉर्ट्स बना के उन चीजों के बारे में बता दूंगा. एंड लेट्स सी, नाउ विल बी हैविंग दिस क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में इन्होंने ना a प्लस बी और ए बी की वैल्यू तो बता रखी है, इन्होंने पूछा a रेज टू द पावर 4 प्लस b रेज टू द पावर 4 की वैल्यू के बारे में. तो a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. इट नॉट लुक्स लाइक कि इजीली तो ये नहीं होने वाला. क्यों? क्योंकि अगर मैं 7 और 5 लेता तो 7 प्लस 5 12 होता. मल्टीप्लीकेशन तो ठीक है, बट वो एडिशन में ये चीजें सही नहीं बैठ रही. लेट्स सी, तो क्या करने वाले हैं. तो मैं बस यहाँ पे दो फॉर्मूलाज आपको बताऊंगा. अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकता हूं ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab. ओके, मैं इसे ये लिख सकता हूं. और अगर मैं a रेज टू द पावर 4 प्लस b रेज टू द पावर 4 की बात करूं, जो मुझे फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, इसका मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू द पावर 2 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर. आई थिंक इट इज ऑल्सो क्लियर. तो फिर मैं अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 2ab द होल स्क्वायर. ओके, यही बात यहाँ पे लिखा भी हुआ है. तो क्लास मैंने इसे ऐसा क्यों लिखा है ना, क्योंकि मैं a प्लस बी और ए बी के टर्म्स में सभी वैल्यूज को लिखना चाहता हूँ, क्योंकि a प्लस बी और ए बी का वैल्यू हमें पता है. लेट्स सी, तो अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी. लेट्स सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, और 121 में से मैं 121 में से आप एक काम करो 2 टाइम्स ऑफ 35 दैट इज 70 को घटा दो. तो क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है 51. ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो 51 आ गई. और इस आप वैल्यू को ना 51 को आप इसमें आप पुट कर दो. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 51 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 51 द स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 35 द स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो 51 स्क्वायर 2601 होता है, माइनस 2 इंटू 35 का स्क्वायर क्या होगा, 5 टाइम 5 5 25 3 5 3 4 12. ओके, तो 1225 गुने अगर मैं 2 करता हूं तो ये कितना आता है, ये आता है मेरा 2450. ओके, तो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ये आ गया 2450, और जैसे आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे आपका आंसर यहाँ पे मौजूद है, इट इज 151, ऑप्शन नंबर 1. आई थिंक ये क्वेश्चन भी क्लियर है, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो डू लेट मी नो. और ये क्वेश्चन ठीक है, इन्होंने बोला दैट दो संख्याएं हैं जिनका जो रेशियो है ना, इट इज गिवन एज 6:5 एंड इट्स HCF इज गिवन टू अस दैट इज 3 एंड वी हैव टू फाइंड द LCM ऑफ टू नंबर्स. कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं आपको इसमें एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और फिर मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से भी आपको बता दूंगा कि ये ऐसा ही क्यों प्रोसीड करता है. द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कि दो संख्याएं हैं जिनका जो अनुपात दिया ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है 6:5. बस HCF 1 है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही दिया है, और इसका HCF दिया है. तो ऐसे केसेस में अगर आपको LCM निकालना है ना, तो आप तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 6 को, 5 को और 3 को. तो 6 टाइम्स 5 इज 30, 30 टाइम्स 3 इज 90. वाई इज इट सो? तो लेट्स सी, मैं थोड़ा सा ना इसको डिस्कस भी कर लेता हूँ. अगर नंबर 6:5 में है, ओके, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस हम देख लेते हैं. तो लेट्स से अगर नंबर 6 और 5 रहा तो इसका HCF क्या होगा, इस केस में HCF जो है वो 1 के इक्वल है, राइट, 6 और 5 के केस में. अगर मैं इन दोनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दैट इज 12 एंड 10, तभी रेशियो तो मेरा 6:5 ही है ना, बट यहाँ पे HCF क्या आ गया, 2 आ गया. और जब मैं इन्हें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर क्या मिल जाएगा मुझे, 18 एंड 15. इस केस में HCF मेरा 3 के इक्वल है, और जब आप इसका LCM फाइंड करोगे ना तो LCM वुड बी 90 ओनली. आई थिंक इट इज क्लियर कि ऐसा हमने ऐसा क्यों किया है. ओके, तो बेसिकली जो इन दोनों का प्रोडक्ट है ना उससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विद HCF ओनली. आई थिंक इट इज क्लियर. ये बनाने में ना सेकंड्स भी नहीं लगा, 653 को मल्टीप्लाई करो, गेट द आंसर. प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है. A container contains 25 liter of milk and from this container 5 liter of milk is taken out. मतलब उसको हमने निकाल लिया, 25 लीटर दूध है और इस बर्तन में से मैं 5 लीटर दूध निकाल करके उसके स्थान पर पानी मिला देता हूँ. ओके, और इस प्रोसेस को मैं उसके बाद भी 2 टाइम्स रिपीट करता हूँ. सो नाउ टेल मी कि अब उस बर्तन में कितना दूध है. ओके, तो लेट्स से कि अगर एक बर्तन में x लीटर दूध है, ठीक है, उसमें से ना आप y लीटर दूध को निकाल देते हो. इफ यू आर removing out y liter of milk and if you are adding water in that, और ये काम आप कितने बार करते हो, 3 बार आप इस काम को करते हो. तो लेट्स सी, मैं आपको ये बताऊं कि कितना मिल्क बचा रहेगा कंटेनर में. तो मिल्क कितना बचा रहेगा, x मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस y अपॉन x
रेज टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव रिपीटेड द प्रोसेस, कितनी बार आपने प्रोसेस को रिपीट कर रखा है। तो एक बार तो आपने कर ही दिया और उसके बाद भी आप 2 बार कर रहे हो, मतलब आपने इस काम को 3 बार किया है, नो प्रॉब्लम। तो 25 लीटर पूरा मिल्क था, लेट्स राइट दिस थिंग, 1 माइनस कितना आपने मिल्क निकाला है, 5 बार, 5 लीटर में आपने मिल्क निकाला है, कितने में से, 25 में से, और आपने इस प्रोसेस को कितनी बार रिपीट किया है, इट इज 3 टाइम्स। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे इट वुड बी 1/5 ओनली। तो इट इज नथिंग बट कि अभी कंटेनर में कितना मिल्क है मैं यही फाइंड कर रहा हूँ। सो इट वुड बी 25 इंटू 5 माइनस 1 4/5, तो 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। सॉल्व करोगे 25 25 125 और 64/5 क्या होता है, 12.8 लीटर। ओके, सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ओके, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाते समझाते इन चीजों को समझा रहा हूँ। आई थिंक इट इज क्लियर। कोई भी डाउट हो डू लेट मी नो अबाउट दैट थिंग। सो लेट्स सी अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसे तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन का वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। आपको दो नंबर्स ऐसे लेने हैं ना जिनका सम 36 हो और आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक काम करो, x को 27 ले लो और y को 9 ले लो, क्वेश्चन ही सॉर्टेड हो गया। आंसर आपको ऑटोमेटिक 0 दिख रहा होगा यहाँ पे। 27 और 9 36 होता है, 27 माइनस 27 करेंगे 0, 0 का क्यूब 0, प्लस 9 माइनस 9 0, 0 का क्यूब 0, तो 0 में 0 ऐड करेंगे 0 ही होगा। दैट्स इट। अगले क्वेश्चन की बात करें, सो 57th नीचे दिया गया विथ ओके पाई चार्ट में 8 डिफरेंट कंपनीज कितनी बाइक सेल कर रही हैं उसका इन्होंने यहाँ पे पाई चार्ट दे रखा है। इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेची गई बाइक की कुल संख्या क्या है, 2000। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, कुल संख्या कितना है, 2000। और एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेची गई बाइक की संख्या इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेची गई बाइक की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया। ओके, इन्होंने पूछा है दैट PQRS द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या। तो PQRS तो 21 19 40 40 5 45 20 65। ओके, तो लेट्स से कि अगर मैं 100 बाइक की बात करूं, अगर मैं 100 बाइक पे बात कर रहा हूं, तो 100 बाइक में 65 बाइक PQRS मिलकर के इतने बेचने वाले हैं, तो एवरेज क्या होगा, 65/4। ओके, और TUVW द्वारा बेची गई बाइक के औसत के बीच का अंतर क्या है, नो प्रॉब्लम। तो अगर मैं बाकी की बात करूं, तो अगर ये 65 है तो बाकी का बचा 35, और वो भी कितने कंपनीज बेच रहे हैं, 4 ही ना, TUVNW। तो 35/4 निकाल लो तो आएगा कितना अपना 30/4, 30/4 का मतलब 7.5। ओके, सो व्हाट आई एम टेलिंग ना कि 100 बाइक अगर वो सेल करता है तो 7.5 एवरेजली वो कम सेल कर रहा है। ओके, सो उनके बीच का मतलब अंतर ये है। द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कि अगर मुझे 2000 बाइक्स यहाँ पे सेल करने हैं, तो 100 में तो 7.5, तो 2000 बाइक में कितना, आप यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम आप 7.5 में भी 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इट इज 150। ओके, ऑप्शन नंबर 1, आपने बस इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, लेट्स सी, 1 सेकेंड। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल्स टू AD। AB की वैल्यू AD के इक्वल इन्होंने बता रखा है, सो AB इज इक्वल्स टू AD। ओके, और AC की वैल्यू AE के इक्वल है, AC इज इक्वल्स टू AE ओवर एयर। और मुझे पता है कि ये दो एंगल्स मेरे इक्वल होंगे, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, उस वाले कॉन्सेप्ट से ये इक्वल होने वाले हैं, तो क्लास में साफ साफ ही दिख गया। साइड एंगल साइड, ये दोनों जो ट्रायंगल्स है ना वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम। क्यों, ऐसे एस रूल से साइड एंगल साइड रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। क्यों, आप देख ही सकते हो, वन साइड AB इस केस में AD है, वन साइड AC उस केस में AE है, और एक जो है वो जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल है। दैट्स वाई ये दोनों मेरे कॉन्ग्रुएंट आने वाले हैं। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट आएंगे ना तो मैं CPCT से क्या बोलूंगा, मैं CPCT से बोलूंगा कि BC की वैल्यू ED के इक्वल है। ओके, और BC सिंस 11 cm है तो ये भी 11 होगा। दैट्स इट, टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है। So I think it is clear. Okay, it is 11 cm only. And proceeding ahead class, let's talk regarding this question. Question number 9. Question is, if y plus 1 upon y is equals to 3, then you have to find the value of 1 upon y cube plus y cube plus 2. तो लेट्स सी इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो मैं आपको ना एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ जिससे हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्या है वो फॉर्मूला, मैं अगर इसका क्यूब कर देता हूँ, 1 अपॉन वाई का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलती है, मुझे वैल्यू मिलती है वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब, ओके, प्लस ऑफ 3AB। तो 3 इंटू वाई इंटू 1 अपॉन वाई करेंगे तो 3 ही रहेगा, इंटू A प्लस बी दैट इज
y प्लस 1 अपॉन वाई। तो आप एक काम करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, y प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू 3 है ना, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, और आपको ये वाली चीज सब्ट्रैक्ट करनी है, आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, राइट? इसकी वैल्यू आप निकालना चाहते हो ना, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो y प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू क्या है, यू नो दिस थिंग, इट इज 3। ओके, ठीक है, लिख लेते हैं भाई, y प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू क्या है, इट इज 3 ओनली। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे प्रोसीड करूं तो 23 इंटू 3 इंटू 3 इट इज 27 इक्वल्स टू वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 3। ओके, 3ab इंटू a प्लस बी। हाँ, तो 3 इंटू 3 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 9 के इक्वल आ गई। तो अगर आप वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करते हो ना, तो 27 माइनस 9 क्या आ गया है हमारे पास, यहाँ पे 18 आ गया, राइट? और इसमें आपको बस यहाँ पे 2 ऐड करना है, 18 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 20, ऑप्शन नंबर 3। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो। ओके, मैं वैल्यूज लिख भी रहा हूँ, मैं आपको फॉर्मूला सब कुछ बता रहा हूँ, एंड वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस। बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, वैल्यूज पुट करो, आंसर पाओ। 2 tan 60 क्या होता है, √3 अपॉन 1 प्लस tan 60 √3 होता है, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जैसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 √3 अपॉन 4 दैट इज √3 अपॉन 2। √3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, आप देख लो, tan 60 तो √3 होता है, ये 1/2 होता है, ये √3/2 होता है, ऑप्शन नंबर 3 sin 60। तो आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ये रहा, नीचे दिया गया बार ग्राफ 2003 के दौरान विभिन्न व्यय शीर्षों के तहत एक कंपनी के व्यय के प्रतिशत विवरण को दर्शाता है। ओके, सो लेट्स सी, ऋण पर ब्याज की राशि 3.15 करोड़ के इक्वल है। तो वेतन, करों और बुनियादी ढांचे, 1 सेकेंड, कर देन वेतन एंड बुनियादी ढांचे, दैट इज दिस वन। ओके, हमें इन बार्स को कंसीडर करना है। और इन्होंने क्या बोला है कि अगर ऋण पर ब्याज की राशि मतलब 17.5% का मतलब कितना है, इसका मतलब अगर 3.15 करोड़ है, तो आपको ये बताना है कि इन सब का कुल राशि क्या होगा। तो आप ऐड कर लो 20, 10, 30, 20, 50। तो इसमें क्या राशि होने वाला, आपको ये निकालना है, मतलब आपको इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन तो अब ये आसान तो हो गया है। ओके, सो 1 सेकंड, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। अगर मैं इसे सॉल्व करने में जाऊँ तो यहाँ पे आप उड़ाओगे, यहाँ पे एक जीरो लाओगे। ओके, लेट्स प्रोसीड अहेड। देन आप क्या करोगे, इसे भी उड़ा के आप यहाँ भी 2 जीरो ला सकते हो। ओके, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ओके, इट वुड बी 100 ओनली, यहाँ 100 ही आने वाला है। अगर आप 5 से कैंसिल करोगे तो 5 से ये कटेगा 7 टाइम्स। ओके, 5 से ये कटेगा 5 टाइम्स 3 एंड इट्स 5, हाँ 35। ऑल राइट, तो ये 35 टाइम्स तो कट गया, और 35 टाइम्स 9 इज दिस वन। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू 9 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 9, दैट इज 9 करोड़। सभी ये वैल्यूज करोड़ में है ना, इसलिए ये वैल्यू 9 करोड़ के इक्वल आएगी, ऑप्शन नंबर 1। tan 240 का मान क्या होगा, हमें पता है कि अगर 90 के मल्टीपल्स होते हैं और उसमें कुछ मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो साइन कॉस में, tan कॉट में और कॉसेक सेक में बदल जाता है। बट द पॉइंट इज कि अगर ये 180 का मल्टीपल रहा ना, तो वही रेशियो रहेगा, बट हमें वहां पे साइन उनके क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है। तो अगर मैं tan 240 की बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, tan 180 प्लस 60, डन। अब tan 180 है, 180 का मतलब tan तो tan ही रहेगा, tan बदलने वाला नहीं है, तो आप tan को tan ही रहने दो। और आप यहाँ पे क्या लिख लो, यहाँ पे आप लिख लो 60 डिग्री। अब ये प्लस रहेगा या माइनस, ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा, तो 240 ना थर्ड क्वाड्रेंट में गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होता है, सो राइट दिस वन एज पॉजिटिव। tan 60 क्या होती है, √3, ऑप्शन नंबर 3। तो ये क्वेश्चंस ना बहुत ही आसान है, आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लिटरली मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 1 दिसंबर को जो भी पेपर हुए थे ना, अभी तक मैंने जितना भी पेपर सॉल्व किया, बेसिकली मैं किया तो 2 ही है, बट उनमें ये सबसे आसान पेपर रहा है। ओके, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि नीचे दी गई तालिका में 6 वर्षों में 2 कंपनी C1 एंड C2 के जो इनकम है ना, उसको इन्होंने यहाँ पे दर्शाया है। तो इन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, इस बात को ध्यान से देखें। तो P में C1 किया है, ओके, दैट इज 750, एंड Q में C2 किया है, दैट इज 250। तो इन्होंने बोला है कि 250 का 33.33% 750, नो, एब्सोल्युटली नॉट। ओके, अगर ये बोलता कि Q में C2 किया है, P में C1 की आय की 33.33% है, तब तो सही होता। लेकिन अगर मैं 250 से अगर मैं 750 की तरफ जाऊं तो ये कितना हुआ, ये 300% हुआ। दैट्स व्हाई वी हैव टू इग्नोर दिस वन, ये तो गलत हो गया भाई। तो मतलब 1 तो रहना है। और T में C1 और C2 का औसत, तो T में C1 और C2 का औसत, तो 5 2 7 और 30 और 70 80, 7 1 8, हाँ,
800/2 करेंगे तो ये 400 आएगा। मतलब ये सही है और ये गलत है। तो इनमें से गलत ही हमें बताना है, केवल एक। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, अब 750 और 200 को देख लो। 750 का 33.33%, ये ओके इन्होंने उल्टा बोला है। इन्होंने बोला है कि 250 का 33.33% 750 है, जो बिल्कुल नहीं होता। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस शायद क्या मैं आपको बताएं तो दोनों पेपर जो हुए हैं ना उसमें ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता रखा है। अगर डिस्काउंट वाले केसेस में, ओके, इन केस ऑफ डिस्काउंट, अगर पहले x% का डिस्काउंट मिलता है एंड देन आफ्टर उसके बाद आपको y% का डिस्काउंट मिलता है, तो नेट डिस्काउंट कितना मिलेगा? नेट डिस्काउंट आपको मिलने वाला है x प्लस y माइनस xy अपॉन 100 के इक्वल। तो लेट्स फाइंड दैट वन। तो पहले मिला 15 का, फिर 12 का, तो 15 और 12 को जोड़ दो, ये कितना हो गया 27, और 15 12 कितना होता है 180, 180 भागे 100 करेंगे तो आएगा 1.8। तो 27 में से 1.8 आप घटा दो, इट वुड बी 25.2। ऑप्शन नंबर 2 आसान है जी। अब हम लोग को कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? सो इट इज क्वेश्चन नंबर 65। और क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोलता है? 18 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी तांबे के एक गोले को 6 मिलीमीटर व्यास वाले एक तार का निर्माण किया जाता है, तो निर्मित तार का आपको लंबाई बताना है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो डायमीटर होगा तो यहाँ पे रेडियस क्या होने वाला है? इस केस में रेडियस जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 9 cm के इक्वल। और ये जो वायर है ना, इसका डायमीटर 6 है, तो इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस होगा यहाँ पे 3 मिलीमीटर के इक्वल। कोई प्रॉब्लम नहीं, अब सॉल्व कर लो। तो ये मुझे यहाँ पे हाइट निकालना है, मतलब लेंथ ऑफ वायर क्या, मतलब मुझे सिलेंडर का हाइट निकालना है। और सिंस मैं गोले से ये चीज बना रहा हूँ तो मुझे वॉल्यूम इक्वेट करना होगा। तो गोले का वॉल्यूम क्या होता है? इट इज नथिंग बट 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई है, आर की वैल्यू क्या है? इट इज 9। तो आप 9 का क्यूब कर दो, 9 इंटू 9 इंटू 9। लेकिन मैं अगले केस की अगर बात करूँ तो ये वैल्यू क्या है? पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल, तो पाई, बट ये 3 मिलीमीटर है। इसको पहले हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3/10 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये जो एच आएगा ना, ये सेंटीमीटर में आएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 9 से ये 3 इंटू 3 गया, ये पाई से ये पाई गया, और फिर अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो आप देख सकते हो ना, 3 टाइम्स ऑफ 3 वी आर हैविंग। ओके, तो अगर मैं एच की बात करूं तो यहाँ पे एच की वैल्यू क्या आ रही है? 9 तिया 27, और 27 चौका कितना होता है? 27 चौका होता है 108। ओके, और 108 में आप 2 जीरो और लगा दो क्योंकि ये 2 10 भी नीचे है ना, तो ये मेरे एच की वैल्यू आ गई। और एच की वैल्यू किस में आई है? तो सेंटीमीटर में आई है, तो मीटर में ये क्या होगा? आप इसे 100 से डिवाइड कर दो, तो एच की वैल्यू क्या आ गई? 108 मीटर। दैट इज इन ऑप्शन नंबर 2। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। वी हैव डिड नथिंग। ओके, सिंपली ना हमने यहाँ पे बस वॉल्यूम्स को इक्वेट कर दिया है। अगले क्वेश्चन में क्या है? अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ कोन। मैं कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं बदल रहा, ओके, मैं एक चीज को पिघला करके कुछ दूसरा बना रहा हूँ, मतलब मैं वॉल्यूम क्या कर रहा हूँ वहाँ पे? इक्वेट। तो लेट्स सी, यहाँ पे स्फीयर है और यहाँ पे क्या है? मेरा कोन। तो मैं वॉल्यूम इक्वेट करूंगा, और डायमीटर ऑफ द बेस इन्होंने बता रखा है 13 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द बेस, तो रेडियस कितना आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा 13/2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉलिड मेटेलिक स्फीयर का रेडियस क्या है? 13 cm। लेट्स राइट दैट थिंग, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो आर क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 इंटू 13। ओके, और मिल्ट में किस में कर रहा हूँ? कोन में कर रहा हूँ। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर क्या होने वाला है यहाँ पे? 13 इंटू 13, 2 इंटू 2 नीचे होगा तो ये हो जाएगा 4, आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे एच, हमें शंकु की ऊंचाई ही तो बतानी है ना। 13 इंटू 13, ये तो सर गए। पाई बाई थ्री ये भी सर गए। अगर हम एच की वैल्यू निकालेंगे तो 4 चौका कितना होगा? ओके, 13 चौका 52 कर लो, और 52 चौका कितना हो जाएगा? 208। 208 सेंटीमीटर इज द आंसर। सिंपल, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है। क्यों? मुझे पता है कि अगर सेक प्लस 10 की वैल्यू पता हो ना, अगर सेक प्लस 10 की वैल्यू 7 पता हो, तो सेक माइनस 10 की वैल्यू क्या हो जाती है? सेक माइनस 10 की वैल्यू 1/7 हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है मैं ये भी जल्दी सबको बता दूं। क्योंकि मुझे पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? ये 1 होती है, राइट। तो इसे मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूँ ना। तो मैं a प्लस बी को इसी साइड रहने देता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल। ओके, तो बस यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज कर रखा है। आप इसे ट्रांसपोज कर लो एलएचएस में, आपको अगला रिलेशन मिल जाएगा। तो सेक माइनस 10 और सेक प्लस 10 की वैल्यू तो मैं पता है। आप एक काम करो, इन दोनों को आप जोड़ दो। तो इस जैसे आप जोड़ोगे तो ये दोनों कट गए, यहाँ पे आ गया 2 सेक थीटा, 7 प्लस 1/7 क्या आ जाएगा? 50/7, राइट। कैंसिल करोगे तो ये 25 आ गया। तो सेक थीटा इक्वल टू 25/7। तो कॉस की वैल्यू क्या आ गई? कॉस थीटा इज नथिंग बट 7/25। और हमें पता है
कि अगर cos थीटा 7/25 है ना, तो आप एक यहाँ पे सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ये मान लो थीटा है, तो अगर ये 7 है, ये 25 है, तो ये कितना होगा, ये 24, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, डन ना। और अगर ये 24 होता है तो साइन की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 24/25 के इक्वल। और हमें क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पे 5 साइन थीटा फाइंड करना है, इसे आप 5 से गुना कर लो दोनों साइड, 5×5 = 25। तो आंसर क्या आ गया मेरा, 24/5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है दैट व्हाई इज इट सो। आई थिंक इट इज क्लियर। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, ये तो सबसे चिंदी सवाल रहा है, व्हाई इज इट सो, क्योंकि यहाँ पे फिगर इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है। ओके, तो इनमें देख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन में है क्या, x + y + z ज्ञात करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मुझे लगता दिख रहा है, तो x + z की वैल्यू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 110 के इक्वल है। और अगर ये 110 के इक्वल है तो एक बात बताइए आप, अगले केस में ये दिया है ना कि 110 प्लस y की वैल्यू क्या है, ये 120 के इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 110 क्या है, x + z, तो आप पुट कर दो, इट वुड बी x + y + z, जिसकी वैल्यू क्या है, 120 डिग्री। आई थिंक इट इज क्लियर, ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन में आते हैं, आप एक काम करो ना, इन्होंने बोला कि एक महिला के व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। ओके, यहाँ पे इन्होंने परसेंट लिख रखा है, ओके, इट इज अनुपात, राइट, इट इज रेशियो। तो लेट्स सी, उस महिला के एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या है, 5:1। तो मैं इसे 100 पे ले लेता हूँ। ओके, तो अगर वो 100 रुपये व्यय करती है तो खर्च कितना करती है, 20, तो उसकी इनकम क्या हुई। ओके, उसकी इनकम कितनी हो गई, 120 की ना। अगर 100 रुपया वो खर्च करी और 20 बचा रही, तो उसकी टोटल इनकम 120 हुई। अगले केस में इन्होंने बोला कि 10% और 20% उनका इंक्रीमेंट है, इनकम में 10% का इंक्रीमेंट। तो इसमें अगर मैं +10% करता हूँ तो 120 का 10% 12 होता है, ये बन जाएगा मेरा 132। इसमें अगर मैं 20% का इंक्रीमेंट करता हूँ तो लेट्स सी ये कितना बन जाएगा। ओके, इसमें अगर आप 20% ऐड करो तो इसका 20% कितना होगा। ओके, तो 100 में अगर मैं 20 ऐड करता हूं तो इट वुड बी 120 ओनली। तो देख लो आप, सेविंग कितना आ गया, सेविंग आ गया मेरा 12 रुपए का। अगर 132 कमाती है और 120 खर्च करती है तो 12 रुपए बचेंगे ना। तो आप ये देख लो, इन्होंने बोला कि व्हाट इज द परसेंट चेंज इन योर सेविंग, सेविंग में कितना परसेंट चेंज हुआ। तो अंतर 8 का है, कितने में, 20 में, गुने 100 कर दो, 40%। देख रहे हो ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन क्या है, 2/5, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन ये भी आसान है, रिमाइंडर थ्योरम से आसानी से हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है ना कि मैं इस पूरे नंबर को 28 से डिवाइड कर रहा हूँ, और हमें यहाँ पे रिमाइंडर बताना है। तो आप एक काम करो, आप इन चीज़ों को ना स्प्लिट कर लो लाइक दिस, 27 और इसे आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 28 से। और अगले केस में क्या है, ये 27/28 है, आपको इस केस में रिमाइंडर बताना है। तो हमने ये रिमाइंडर थ्योरम में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर कोई नंबर nx-1 और इसका अगर पावर ऑड है, तो आप यहाँ पे ऑड देख रहे हो, और उसे अगर आप x से ही डिवाइड करते हो तो यहाँ पे रिमाइंडर आपको -1 मिलता है। प्लस ऐसे केस में भी इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 21 - 1, और यहाँ पे पावर 1 ही है, दैट इज और अगेन। अगर ये भी मैं 28 से डिवाइड करता हूँ तो ये भी यहाँ पे -1 ही रिमाइंडर देता हूँ। रिमाइंडर क्या आ गया, -1, और इसमें आप फिर से आप -1 ऐड कर दो तो ये आ गया -2। तो -2 तो ऑप्शन में है नहीं, तो आप क्या करोगे, आप 28 में से 2 हटा दोगे, दैट वुड बी 26। तो ये अपना रिमाइंडर आने वाला है। सो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द रिमाइंडर थ्योरम पार्ट, ओके, नॉट फॉर पॉलिनोमियल्स, फॉर नंबर्स। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 71 बहुत ही आसान है। इन्होंने बोला है कि एक तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ओके, क्या इन्होंने बोला कि स्कूल का नाम ABCD है, नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या ये है, नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्होंने जीव विज्ञान चुना, और छात्र और छात्रा का अनुपात दिया है। इन्होंने क्या पूछा है, B और D के बीच, तो B और D में हमें आना है, तो छात्राओं की संख्या का अनुपात क्या है। तो बी में देखो 44 है, तो 36% होगा, तो 36 गुना 4 कर लो, ये आ गया मेरा 144। ओके, 18 8 कितना हो जाएगा, ये भी 144, मतलब 144 बच्चों ने बी और डी में जीव विज्ञान चुना। अब छात्र और छात्राओं का बस हमें देखना है, तो हमें तो बस छात्राओं के नंबर से मतलब है ना। तो 7 5 12 होता है, 12 12 144 होता है, तो 12 से ये क्या आ गया, ये आ गया 84, 9 3 12, और हाँ 12 12 144, 12 9 108, तो ये अपना नंबर निकल के आता है। ठीक है, किनकी, छात्राओं का बी एंड डी में। तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो आ गया अपना 84:108, तो 12 से 84 और 12 9 108, 7:9, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही सिंपल है, क्या बोला इन्होंने ये देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल BAC कट्स द लाइन BC एट D। ठीक है, एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं,
ठीक है, फिगर अच्छा बने ना बने समझ लीजिएगा आप लोग। एबीसी एक ट्रायंगल है। सो बाइसेक्टर ऑफ ए का जो बाइसेक्टर है ना वो बीसी को कहाँ मिल रहा है, बीसी को वो डी पॉइंट पे मिल रहा है। तो ये अपना बाइसेक्टेड एंगल है। इन्होंने क्या बोला है दैट बी डी इज 6 और बीसी की वैल्यू 14 है। तो अगर बीसी 14 होगा तो ये डीसी क्या होने वाला है, 8 होने वाला है। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से मुझे ये पता है दैट ए बी अपॉन ए सी की जो वैल्यू होगी ना वो किसके इक्वल होने वाली है, बी डी अपॉन डी सी के। जैसे आप फाइंड करोगे तो बी डी अपॉन डी सी क्या होने वाला है, 6 अपॉन 8 दैट इज 3 अपॉन 4। हमें फाइंड भी तो वही करना है ना, ए बी अपॉन ए सी। लेट्स सी। तो ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू क्या आ गई, 3 अपॉन 4 ओनली। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन भी ठीक ही है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है 1 सेकंड, हाँ, that A takes 4 times as much time as B और 5 times as much as C to finish a piece of work। मतलब A जो है B से 4 गुना समय लेता है। मतलब कि A की जो इफिशियंसी है ना B से 4 गुना कम है। मतलब अगर B किसी काम को 4 दिन में करता है, अगर B एक दिन में 4 यूनिट काम करता है ना और C अगर एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो A एक दिन में कितना काम करता है, A एक दिन में बस 1 यूनिट काम करता है। ये इफिशियंसी वाइज इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। वो एक साथ 4 दिन काम करते हैं एक काम को खत्म करने के लिए। तो 4 दिन काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 9 1 10, 10 चौके 40 यूनिट काम उन्हें पूरा करना है। 40 यूनिट काम उन्हें क्या करना है, पूरा, इन ऑल। तो इन्होंने पूछा कि बी को अकेला करने में कितना टाइम लगेगा। बी एक दिन में कितना करता है, 4 यूनिट, टोटल है 40, तो 40/4 कितना होगा, 10। सिंपल। ऑप्शन नंबर 1। आई थिंक इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इज आसान इटसेल्फ। क्यों, बेसिकली ना मेरा ये हमेशा से रहता है, क्वेश्चन को देख के ना क्वेश्चन कभी टफ अपने दिमाग में तो बनाना ही नहीं। ओके, ये बोलना है क्वेश्चन बन जाएगा। इट मे बी द केस कि थोड़ा सा टाइम जो नॉर्मल क्वेश्चंस में लगता है उससे थोड़ा सा ज्यादा लगे, बट क्वेश्चन तो बनेगा। ओके, आपका अप्रोच जो होना चाहिए ना वो अटैक्टिव होना चाहिए। ओके, आप अटैक करने वाले हो क्वेश्चंस को, नॉट लाइक आप डिफेंड कर रहे हो। दैट्स इट। So let's see. Now we have this question number 74 and question says that a swimmer swims from a point P against the current for 6 minutes. Okay, मतलब वो P से चलता है और कुछ डिस्टेंस चलता है अगेंस्ट द करंट, मतलब धारा की विपरीत दिशा में। तो आप एक काम करो, आप बोट की स्पीड को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लो और आप स्ट्रीम के स्पीड को क्या मान लो, आप स्ट्रीम के स्पीड को मान लो y किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की विपरीत चलेगा तो इसका स्पीड क्या रहा, x माइनस वाई। ओके, और ये 6 मिनट के लिए चलता है। अगर आप 6 मिनट को घंटे में बदलोगे तो ये क्या बनेगा, ये 6/60 बनेगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने आगे ना कुछ ऐसा ही बोल रखा है, हमें यहाँ पे करंट का स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो आप शुरू से ही डिस्टेंस को किलोमीटर में ले जाओ और टाइम जो भी है ना उसको आवर में ले जाओ। 6 मिनट को बदलेंगे तो ये क्या आएगा, 6/60। मतलब इसको इतने जाने में कितना टाइम लगता है, 6/60 दैट इज 1/10 आवर। ओके, कोई बात नहीं। और अगर ये 1/10 आवर अगर धारा के दिशा के साथ आता है तो ये कुछ तेज चलेगा ना धारा के दिशा के साथ, तो ये कुछ पीछे तक आ जाता है। ये रहा क्यू, और ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे पता है। दिस डिस्टेंस इज नोन टू अस दैट इज 120 मीटर। तो इसे अगर मैं किलोमीटर में बदलूंगा तो क्या आएगा, 120/1000। दैट्स इट। तो नाउ लेट्स सी, अगर मैं धारा की दिशा के विपरीत गया तो ये x माइनस वाई रहा। मैं कितने देर के लिए चला, 1/10 आवर के लिए। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दो 1/10 से। ओके, और इसके अगर मैं साथ चलता हूं तो x प्लस वाई में मैं 1/10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये इतना डिस्टेंस है और इनके बीच का अंतर कितना है, 120/1000। बस आपको यहाँ पे इन चीज़ों को सॉल्व करना है। तो अगर मैं देखूँ तो 0 और 0 तो कैंसिल आउट ही हो गए। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया x प्लस वाई माइनस ऑफ x प्लस ऑफ वाई अपॉन 10 इक्वल्स टू 12/100। तो एक 0 से एक 0 यहाँ भी गया, x से x गया, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओके, अब 2 से भाग कर दोगे यहाँ पे तो 2 छके 12 भागे 10, 6/10 की मतलब 0.6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कपिल सेल्स अ मोबाइल टू सचिन एट अ गेन ऑफ 15%। ओके, कपिल जो है वो सचिन को बेचते हैं 15% के गेन पे और सचिन जो है वो रोहित को बेचते हैं 12% के गेन पे। तो मान लीजिए कि अगर 100 रुपये में कपिल खरीदे होंगे तो वो सचिन को कितने बेचेंगे, 15% प्रॉफिट पे, दैट इज 115। और वो रोहित को कितने में बेचेंगे, 12% के प्रॉफिट पे। तो इसका 10% क्या आता है, 11.5 और 2.30 आएगा, राइट। तो 11.5 में अगर मैं, अब ये देख लो 11.5 इसका 10% आया और इसका अगर मैं 2% निकालता हूँ तो 1.15 दैट इज 2.30। तो ये क्या आ गया, 831। तो अगर मैं इसी में जोड़ता हूँ तो ये क्या आता है, 128.8 ओनली। ओके, 80। तो ये तो आ गया, मतलब रोहित ने कितने में इसे खरीद रखा है। ऑलराइट, तो इन्होंने बोला कि अगर रोहित 322 रुपये पे करता है तो कपिल कितना, मोबाइल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो कपिल का तो 100 था ना, तो लेट्स सी, अगर 128.8 का मतलब अपना निकल के आता है 322 रुपये के बराबर,
तो आप ये बताइए कि 100 का मतलब यहाँ पे कितना निकल के आएगा, बस इन्होंने यही तो पूछ रखा है ना। लेट्स से इसे मैं x मान लेता हूँ, इसे आप इक्वेट कर दो, प्रोपोर्शन से सॉल्व कर लो, हटाओ इससे, यहाँ पे 0 आया। और फिर अगर मैं इसे ओके, आप इसे ना एक काम करो, आप इसे 8 से डिवाइड करो। तो 8 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 8 टाइम्स ऑफ 12 8 96, 4 0 8 5 40। फिर मैं अगर इसे 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 से 16, 16 8 कितना होता है, 128 होता है। और 8 कम क्या होगा, 8, 161 से ये 2 टाइम्स गया, 322, और x की वैल्यू क्या आ गई, 125 गुने 2, 250। तो 250 रुपये इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर 3। सो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर है, एंड वी आर डन विद द शिफ्ट 3 एज वेल। ओके, हमने शिफ्ट 3 का भी डिस्कशन यहाँ पे कर लिया है। ओके, सो क्लास डू वन थिंग, इफ यू हैव लाइक द डिस्कशन, हम लोग क्वेश्चन कैसे डिस्कस कर रहे हैं, सो डू वन थिंग, प्लीज 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 शेयर दीज वीडियोस टू द नीडी वंस, जिनको इनकी जरूरत है, प्लीज शेयर, and do subscribe the video as well. So that's all from my side, class. Thank you very very much for joining the session. So let's meet in the next class with the discussion of shift number 4. Okay, and sorry for that कि मैंने आपको previous day बोला था कि मैं किसी शॉर्ट्स को बनाऊंगा, but it is not be available at that time, कुछ time constraints के कारण. So no problem with that. Okay, we will be regular in this discussion itself. Okay, इस discussion में तो हम लोग regular रहेंगे. Okay, so after one day at the day of Saturday आपको शिफ्ट 4 का भी डिस्कशन मिलने वाला है. सो विद दीज वर्ड इट्स टाइम टू वाइंड अप द क्लास. सो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले सेशन में. टिल देन बाय, एंड प्लीज प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. सो बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग क्लास. बाय एवरीवन.